सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना बनाने में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, और विशिष्ट उद्देश्य में भी ज्ञान में क्या लिखें, बोधात्मक में हम क्या लिखें, प्रयोगात्मक में क्या लिखें, कौशल में क्या लिखें, प्रस्तुतिकरण में हम क्या लिखें। अगर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं आपको, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और इसमें मैंने पूरी कोशिश की है आपको बताने की कि हम सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना हम किस तरह से बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को आप देखें, और जो भी समस्याएं हैं हम कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं को हम कम करें, कम से कम करें, ताकि आप अपनी पाठ्य योजना को बहुत अच्छे से बना सकें। तो हम शुरू करते हैं। Hello everyone, this is Pawan Misra and I welcome you to my YouTube channel. तो पाठ योजना सामाजिक अध्ययन। तो जैसे मैंने इससे पहले की वीडियो लेक्चर में भी आपको जब पाठ योजना के मैंने स्टेप्स बताए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी हम पाठ योजना बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ जर्नल एंट्रीज लिखनी पड़ती हैं। तो उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट साइड में बिल्कुल ऊपर की तरफ आपको सबसे पहले क्या लिखना है, कक्षा कक्षा 7 विषय सामाजिक अध्ययन। और जो मैंने अध्याय लिया है सामाजिक अध्ययन में, सामाजिक राजनीतिक जीवन में एक अध्याय है हमारे आसपास के बाजार। तो मैंने वो अध्याय लिया है, ठीक है। तो उस विषय में हम अध्याय का नाम लिखेंगे। और राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको क्या लिखना है, दिनांक, तारीख कौन सी है, कालांश, कालांश का मतलब पीरियड, पीरियड कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और समयावधि, ड्यूरेशन की आपकी जो क्लास है कितने समय की है, 30 मिनट की है, 40 मिनट की है, 45 मिनट की है, जो भी है तो आप यहाँ पे उसको लिखोगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सबको कि ये सामान्य जो सूचना है आपको यहाँ पे भरनी पड़ती है। अपने रजिस्टर में जब भी आप बनाना शुरू करें तो ये चीजें जरूर लिखें। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सामान्य उद्देश्य हैं विशेष विषय से संबंधित होते हैं। तो हर विषय के अपने अलग सामान्य उद्देश्य होते हैं। सामाजिक अध्ययन का अलग होता है, साइंस का अलग होता है, मैथ्स का अलग होता है, हिंदी का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है। तो हर विषय के अपने सामान्य उद्देश्य होते हैं। इस सामान्य उद्देश्य क्या है कि जब हम वो विषय बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस विषय को पढ़कर बच्चों को क्या क्या चीजें पता चलती हैं। तो इसी तरीके से जो सामाजिक अध्ययन के सामान्य उद्देश्य हैं, तो ये उद्देश्य आपको जो सामाजिक अध्ययन की जो पेडागोजी की बुक है, जो शिक्षा शास्त्र की बुक है, वहां पे आपको ये मिल जाएगी। या आप गूगल पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो सामाजिक अध्ययन के जो सामान्य उद्देश्य हैं सामाजिक अध्ययन शिक्षण के, तो गूगल पर भी मिल जाएंगे, या आपको अपने सामाजिक अध्ययन की जो पेडागोजी की जो बुक है आपको वहां पर भी मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे। तो विशिष्ट उद्देश्य, तो जिस तरह से सामान्य उद्देश्य की हम बात कर रहे थे, ये विषय से संबंधित होते हैं। और आप सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना पूरा आप 25 तक बनाएंगे तो सामान्य उद्देश्य बिल्कुल बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये विषय से संबंधित है तो बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य, तो विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य में क्या फर्क है कि जो विधि विशिष्ट उद्देश्य हैं ये किससे संबंधित होते हैं, ये पाठ से संबंधित होते हैं। हर पाठ के अपने अलग विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। ठीक है। तो जैसे ही पाठ बदलता है विशिष्ट उद्देश्य भी बदल जाते हैं। तो ये विशिष्ट उद्देश्य कितने तरह के होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक और कौशल। अब हमारे सामने ये समस्या आती है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या लिखें। ये उद्देश्य हम कैसे निर्धारित करें कि ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है, बोधात्मक क्या है, प्रयोगात्मक क्या है, कौशल में क्या लिखे। और इस चीज को ध्यान देना, इसमें हम अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है। इसमें हमें उन उद्देश्यों को लेना पड़ेगा कि हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। तो इस उद्देश्य के लिए सबसे जरूरी है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एक चार्ट आता है, कीवर्ड्स होते हैं उसमें, वो कीवर्ड्स नहीं एक तरह के उद्देश्य ही होते हैं। तो आपको उन कीवर्ड्स में से आपको उद्देश्य लेने पड़ते हैं कि ज्ञानात्मक उद्देश्य की मुझे बच्चों को मतलब किस चीज का ज्ञान देना है, अध्याय में मुझे क्या उनको सिखाना है।
ठीक है। और बोधात्मक में मुझे क्या क्या चीजें उनको समझानी है, जब मैं उस चैप्टर को पूरे अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगी तो क्या क्या चीजें मुझे समझाना है, क्या क्या चीजें, किन किन चीजों का ज्ञान देना है, क्या चीजें मुझे समझानी है। और जो भी मैं उनको बताऊंगी समझाऊंगी तो उसका वो अपने डेली लाइफ में प्रयोगात्मक उद्देश्य मतलब डेली लाइफ में उसको कैसे यूज करें और उनमें कौन से कौशल का विकास होगा। तो ये जो उद्देश्य है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एक चार्ट है, जैसे ये वाला चार्ट है। तो अब देखिए इसमें बहुत सारे शब्द हैं, वर्ड्स हैं। तो ये जो शब्द हैं ये अपने आप में एक उद्देश्य है। तो जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये सारे उद्देश्य हैं। तो हम कौन सा उद्देश्य बच्चों में मतलब हम कौन सा उद्देश्य अपना निर्धारित करें, ठीक है, जो बच्चों में हम विकसित करना चाहते हैं, जो बच्चों को हम बताना चाहते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में देखिए मैंने क्या लिया, मैंने अपना जो उद्देश्य निर्धारित किया, पहला मैंने किया प्रत्यास्मरण और दूसरा मैंने किया नाम देना, ठीक है। प्रत्यास्मरण क्या होता है कि जब भी हम अध्याय बच्चों को पढ़ाते हैं बताते हैं तो भविष्य में जब भी उस अध्याय की बात होती है तो हाँ बच्चों को पता होता है, हाँ अगर बाजार के बारे में बात हो रही है, अरे हाँ मुझे तो बाजार का पता है, मैंने बाजार का पढ़ा है, तो बच्चा तुरंत उस चीज को याद करे, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रत्यास्मरण, कि फिर से याद आना, याद करना। और दूसरे है नाम। तो जैसे मुझे लगता है कि जब मैं बाजार का पढ़ाऊंगा तो मैं बाजार और बाजार के अलग अलग जो प्रकार बच्चों को बताऊंगा। तो अलग अलग जो प्रकार हैं तो मैं इस तरह से मुझे करना है कि बच्चों को बाजार के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उनके नाम बताओ। तो इस सारे के सारे उद्देश्य हैं, लेकिन सारे उद्देश्य तो एक बार में लेना संभव नहीं है। और एक ही चीज एक ही कक्षा में अगर आप इस सारे उद्देश्य आप करेंगे तो हर चीज संभव भी नहीं हो पाती। तो इसमें से आप भी कोई, आप जब भी पढ़ाते हैं तो कोई भी दो तीन आप उद्देश्य आप ले सकते हैं। तो मैंने नाम देना लिया है और क्या लिया है, प्रत्यास्मरण करना। तो ज्ञानात्मक में मैंने दो उद्देश्य कि मैं ये जो दो उद्देश्य हैं मैं इसी को लेके चलूंगा और यही दो चीजें मैं इन दोनों चीजों पे फोकस करूंगा कि मुझे ये चीजें बच्चों को सिखानी है ज्ञानात्मक में, ठीक है। तो आप देखिए विद्यार्थी अध्याय का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। प्रत्यास्मरण की जब भी मैं इस बारे में बाजार के विषय में बात होगी तो बच्चा उसको फिर से याद करके हाँ ये तो मुझे पता है बाजार के बारे में, उस चीज के बारे में बता सकता है, इतनी नॉलेज देना बच्चों को, इतना ज्ञान देना। फिर विद्यार्थी बाजार के विभिन्न प्रकारों के नाम बता सकेंगे कि अब जब मैं इस अध्याय को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो मैं बाजार के जो अलग अलग प्रकार हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि जब मैं बच्चों को ये चीजें सिखाऊंगा तो बच्चे जो बाजार की जो अलग अलग प्रकार है उसका नाम बता सकेंगे। तो देखो ज्ञानात्मक में मैंने क्या लिया, दो उद्देश्य लिए हैं वहां से, इस चार्ट से। पहला उद्देश्य मैंने क्या लिया है, पहला उद्देश्य मैंने लिया है प्रत्यास्मरण और दूसरा है नाम देना, ठीक है। तो आपको, आप भी अपने जो उद्देश्य है, आप भी जब चैप्टर को तैयार करते हैं तो आप भी तो एक होता है ना कि जब मैं बच्चों को ये चीजें पढ़ाऊंगी तो बच्चा ये चीजें सीखेगा। तो आप भी अपने उद्देश्य यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं, कोई भी आप दो तीन उद्देश्य आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अपने मन से नहीं लिखना, आपको इस चार्ट पेपर से देखकर आपको उद्देश्य आपके विषय के हिसाब से कौन से उद्देश्य ज्यादा अच्छे हैं और क्या चीजें आप इनमें से बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरीके से अब ज्ञानात्मक में आपको समझ में आ गया कि ये उद्देश्य हमें कहाँ से लेने हैं। तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो चार्ट है आपको वहां से आपको लेने हैं, तो आप उसमें सारे उद्देश्य देखिए और आप उनमें से देखिए कि मुझे बच्चों को क्या क्या इनमें से बताना है, जो बताना है आप यहाँ पे इसको लिखिए। फिर बोधात्मक में, बोधात्मक मतलब कि जब मैं बच्चों को चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो जब मैं उसको डीप नॉलेज देता हूँ चैप्टर की, चैप्टर के बारे में मैं पूरी चीजें बताता हूँ, तो फिर मैं क्या उम्मीद करता हूँ कि बच्चा उस अध्याय से क्या सीख रहा है, क्या सीखेगा। तो इसमें देखिए मैंने क्या लिया है, अंतर लिया है बोधात्मक में और वर्णन, ठीक है। अब देखिए ये मैंने जब एक चार्ट पेपर देखा तो मैंने सोचा यार बताने के लिए बोधात्मक में तो बहुत चीजें हैं, लेकिन सारी चीजें तो एक ही कक्षा में संभव नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनमें से कोई दो लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इनमें से दो कौन से लिए हैं, सबसे पहला मैंने क्या लिया है, अंतर लिया है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, अंतर, और फिर दूसरा है वर्णन, कि बच्चे क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं और वर्णन कर सकते हैं। क्योंकि बाजार के जो अलग अलग रूप हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं ये बताऊं कि बच्चा जब भी बाजार की बात आता है उसके अलग अलग रूपों का वर्णन कर सके, ठीक है। उसके अलग अलग रूप कौन से हैं उसको समझ सके
और उनके अलग अलग रूपों में अंतर भी कर सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 2 उद्देश्य लिए हैं कि विद्यार्थी बाजार के विभिन्न स्वरूपों के बीच में अंतर कर सकेंगे और बाजार के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कर सकेंगे। तो मैं यही चाहता हूं कि मैं बच्चों को यही चीज सिखाना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने वहां से ये 2 उद्देश्य लिए हैं। अगर आप इसके अलावा कुछ और बताना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने जब चैप्टर को तैयार करते हैं तो आप चाहते हैं कि अच्छा मुझे बच्चों को इस चैप्टर में से ये सिखाना है, तो आप उद्देश्य ज्ञानात्मक में क्या लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं, बोधात्मक में क्या लेना है यहाँ से। अब तीसरा है प्रयोगात्मक में। तो प्रयोगात्मक में मैंने कौन सा उद्देश्य लिया है, मैंने लिया है सूची बनाना। अब सूची बनाना मैंने क्या लिया, मेरा क्या मकसद था कि मैं यही उद्देश्य लेता, तो इसका मेन पर्पज है देखो सूची बनाना, कि जब मैं बच्चों को विद्यार्थियों को बताऊंगा वीकली मार्केट के बारे में, साप्ताहिक बाजार के बारे में, शॉपिंग मॉल के बारे में, ठीक है, तो ज्ञानात्मक बोधात्मक में मैंने उनको सिखा दिया। अब मैं चाहता हूं कि अब बच्चा इसको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चीजें सीखे, तो हाँ आपके मैं बच्चों से बोलूंगा कि तुम्हारे घर के आसपास जो वीकली मार्केट है, साप्ताहिक बाजार है, जो शॉपिंग मॉल है, तुम उनके नामों की एक लिस्ट तैयार करो ताकि तुम्हें पता हो कि तुम्हारे घर के आसपास ऐसे कौन कौन से बाजार है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बच्चों से बोला कि तुम इसकी सूची तैयार करो। सूची तैयार करेंगे तो उनका एक नाम की लिस्ट होगी और फिर बच्चों को पता होगा कि बच्चे अवेयर हो जाएंगे कि हमारे आसपास तो ये बाजार है, तो इसका प्रयोग कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में। ठीक है, अब कौशल में, तो कौशल में मैंने क्या लिया है, अभिव्यक्त। अब कौशल का क्या कहाँ से करना है हमें, कौशल का देखिए कौशल का, ठीक है, ये यहाँ मैंने लिया है इसमें से मैंने कौशल का लिया है। तो मैंने इसमें जो उद्देश्य कौशल में लिए हैं, कौन से लिए हैं, अभिव्यक्त करना, कि विद्यार्थी अध्याय से प्राप्त जानकारी के विषय में अपने विचार जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभिव्यक्त करना ये रहा और विकास करना ये रहा। तो मैंने ये 2 उद्देश्य इसके लिए लिए हैं कि मैं चाहता हूं कि जब बच्चा बाजार के बारे में सारी चीज मैं उसको बताऊं, सिखाऊं, तो बाजार को वो भी तो बचपन से देख रहा है, जान रहा है, तो बाजार के विषय में उसको जो जो पता है वो अपने विचारों को, जो जो उसको पता है, जो जो उसने कक्षा में सीखा, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, एक्सप्रेस कर सके। प्लस जो बाजार के विषय में अभी तक जो बच्चों की नॉलेज थी और अब जो उन्होंने सीखी, तो उससे उनके जो सामान्य ज्ञान का है विकास हो सके। ठीक है, तो ये जो उद्देश्य है ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशल, तो ये उद्देश्य आपको अपने आप से नहीं लिखने। ये जो उद्देश्य है, ये जो कीवर्ड्स हैं, आपको कहाँ से लेने हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से। ठीक है, यहाँ से लेने कि ज्ञानात्मक में हम क्या क्या सिखाना चाहते हैं, बोधात्मक में क्या सिखाना चाहते हैं, प्रयोगात्मक में क्या बताना चाहते हैं और कौशल में क्या बताना चाहते हैं। तो आप यहाँ से जो भी आपको अपने चैप्टर के हिसाब से, अध्याय के हिसाब से आपको जो ऑब्जेक्टिव अच्छा लगे, आप यहाँ से उसको लो। ठीक है, इतना चीज समझ में आया आपको। उसके बाद शिक्षण सामग्री, तो मैंने शिक्षण सामग्री में मैं अलग अलग जो बाजार के टाइप्स हैं उसके मैं फोटो दिखा के बच्चों को समझाना चाहता हूँ, तो मैंने इस हिसाब से मैंने फोटो लिए हैं। ठीक है, उसके बाद शिक्षण विधि, तो देखिए हर विषय के अपने अलग अलग मेथड्स होते हैं, शिक्षण विधियां होती हैं। सामाजिक अध्ययन की अलग है, हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है, मैथ्स की अलग है, साइंस की अलग है। ठीक है, अब मुझे सामाजिक अध्ययन में मैं जब इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो मैंने कौन कौन सी विधि ली है जो मुझे ठीक लगती है कि इन विधियों के प्रयोग से मैं बच्चों को और अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। तो व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है और परिचर्चा विधि है। मुझे 3 विधियां अपने इस अध्याय में ठीक लगती हैं कि मैं इनके द्वारा बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। इसी तरीके से सामाजिक अध्ययन की बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं। आपको भी जो विधि अच्छी लगे कि आप उन विधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो आप उन विधियों को भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी ध्यान रखना, आप सिंगल एक ही विधि मत लिखना, क्योंकि एक विधि के माध्यम से एक कक्षा नहीं चल सकती, विधियां बदलती रहती। ठीक है, तो कई सारी विधियों का एक कक्षा में प्रयोग हो जाता है, तो आप भी कोई 3-4 और विधियां जो आपको लगता है कि अपनी कक्षा में आप जितनी भी प्रयोग कर सकते हैं, आप उसको सबको लिखना। फिर पूर्व ज्ञान परीक्षण, विद्यार्थी अध्याय के विषय में सामान्य ज्ञान रखते होंगे। एक चीज ध्यान रखना कि जब हम एक ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक के लिखते हैं, तो ये हमारे उद्देश्य है, हम पढ़ाने से पहले निर्धारित कर रहे हैं कि जब बच्चा सीखेगा तो ये जान पाएगा, तो ये सारे के सारे फ्यूचर टेंस में आएंगे, भविष्य काल में आएंगे। ओके, अब
पूर्व ज्ञान परीक्षण विद्यार्थी अध्याय के विषय में सामान्य ज्ञान रखते होंगे, क्योंकि बाजार एक ऐसी चीज है जो बच्चा बचपन से देखता आ रहा है। तो ये मान के चलते हैं कि इसके विषय में बच्चों को पहले से ही सामान्य ज्ञान होगा। अब प्रस्तावना प्रश्न, जो आपने सेट इंडक्शन में सीखा होगा, प्रस्तावना कौशल में सीखा होगा, तो आप कोशिश करना कि बहुत सरल से सरल प्रश्न लेना, ताकि जो बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित हो। तो मैंने भी इसी तरह की कुछ कोशिश की कि आपको खाने में क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं, बच्चों का अपना आंसर, ये चीजें आप कहाँ से खरीदती हो, दुकान से। जिस स्थान पर एक साथ बहुत सारी दुकानें होती हैं उसे क्या कहते हैं, बाजार, मार्केट। अपने आसपास के कुछ बाजारों के नाम बताओ, तो सरोजिनी नगर, मेहरौली, बुद्ध बाजार, शनि बाजार, संडे बाजार, तो इस तरह के मार्केट, ठीक है। और बाजार के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से हैं, तो समस्यात्मक है। तो अब हमेशा जो प्रस्तावना में प्रश्न में हम सबसे पहले वो प्रश्न पूछते हैं जो बच्चों को पता होते हैं, ज्ञात, फिर अज्ञात की तरफ आते हैं, फिर हम धीरे धीरे अध्याय, उन प्रश्नों के माध्यम से हम अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। तो आखिर में मैं अपने धीरे धीरे मैं अपने अध्याय पे आ रहा हूँ, जो पढ़ाने वाला हूँ उस पे आ रहा हूँ। तो फिर आखिरी में समस्यात्मक प्रश्न कोशिश करना, आखिरी प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल हो, और उसके बाद फिर आप अपने अध्याय को, चैप्टर को अनाउंस करो कि ठीक है बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम बाजार के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो हमारा अध्याय है हमारे आसपास के बाजार। इसमें हम जानेंगे कि बाजार क्या होते हैं और इनके अलग अलग प्रकार क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें हम ये सारी चीजें जानेंगे। तो इस तरह से आप प्रश्नावना प्रश्न पूछ सकते हो, बना सकते हो, जितने ज्यादा आसान हो उतना ही अच्छा है। उसके बाद अब आता है प्रस्तुतिकरण। तो इसमें भी अक्सर बच्चों को इसमें समस्याएं होती हैं, शिक्षण बिंदु कैसे बनाए, टीचिंग पॉइंट कैसे बनाए, व्यवहारगत उद्देश्य क्या है। तो देखिए, व्यवहारगत उद्देश्य, बहुत सारे कॉलेज हैं इस कॉलम को इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे कॉलेज हैं इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर आपके कॉलेज में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसको इस्तेमाल किया जाता है तो फिर आप इसको सीखना कि इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शिक्षण बिंदु की, तो जब भी हम कोई भी अध्याय, कोई भी चैप्टर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अगर उस चैप्टर को हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं तो उसको कुछ शिक्षण बिंदुओं में बांटना पड़ता है कि उस चैप्टर में हम बच्चों को बताना क्या चाहते हैं। तो जब मैंने इस बाजार चैप्टर को पढ़ा तो मैंने कहा कि मैं बच्चों को क्या क्या बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले बच्चों को बाजार के बारे में बताऊंगा, ठीक है, बाजार के बारे में। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि बाजार के अलग अलग प्रकार कौन से हैं, ठीक है। फिर उसके बाद साप्ताहिक बाजार जो एक प्रकार है, और उसके बाद मोहल्ले की दुकानें हैं वो मैं बताऊंगा, और शॉपिंग मॉल है, ठीक है। तो मैं इतना बच्चों को आज के मैं अध्याय में, जो भी मेरी पाठ्य योजना है एक क्लास के लिए, मैं उसमें आज के क्लास में मैं बच्चों को ये बताऊंगा कि बाजार क्या है और इसके अलग अलग प्रकार क्या है और वो प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। शिक्षण बिंदु बन गए मेरे। आप भी इस तरह से अपने शिक्षण बिंदु बना सकते हैं। आप अगर मान लो इंडस्ट्री के बारे में बना रहे हैं, ठीक है, उद्योगों के बारे में बना रहे हैं, तो उद्योग क्या है, उद्योगों के अलग अलग प्रकार क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने शिक्षण बिंदु बना सकते हैं। अब व्यवहारगत उद्देश्य में क्या है, तो इसमें क्या है कि देखो, शिक्षण बिंदु जब आप अपने बनाते हो, तो जब आपने मान लो, मैंने सोचा कि मैं बाजार के बारे में बच्चों को बता रहा हूँ, तो जब मैं ये भी तो उम्मीद करता हूँ कि जब मैं बच्चों को बाजार के बारे में बताऊंगा तो वो उस चीज को सीख सकेगा, उसको जान सकेगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, इस सारा का सारा प्रस्तुतिकरण है वर्तमान काल में आता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आता है। तो इसमें सारे शब्द वर्तमान काल के ही होने चाहिए। तो शिक्षण बिंदु बाजार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं ये चीजें बच्चों को सिखाऊंगा, बताऊंगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि विद्यार्थी बाजार की अवधारणा से परिचित होते हैं, कि विद्यार्थी बाजार जो शब्द है, बाजार की जो अवधारणा है उससे परिचित होते हैं, उनको पता चलता है बाजार के बारे में, ठीक है। तो ये व्यवहारगत उद्देश्य है कि बच्चों के व्यवहार में क्या बदलाव आता है, वो क्या सीखने को उनको मिलता है, ठीक है। तो देखो, शिक्षण बिंदु मेरा बाजार है, और मैंने ये उम्मीद की है कि जब मैं बच्चों को बताऊंगा तो बच्चों को बाजार की अवधारणा के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो ये व्यवहारगत उद्देश्य शिक्षण बिंदु से ही संबंधित होते हैं। अब मैं जो भी बाजार के बारे में बच्चों को बता रहा हूँ वो कहाँ पे लिखेंगे, छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाओं में लिखेंगे। तो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएं, लड़कियां लिखेंगी छात्र अध्यापिका और लड़के लिखेंगे छात्र अध्यापक। तो बाजार के विषय में
क्या बताता है छात्र अध्यापक कि बाजार के विषय में विद्यार्थियों को बताते हुए कहता है कहती है कि बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी चीज का व्यापार होता है, यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता उपस्थित होते हैं ताकि वस्तुओं की खरीद बिक्री आसानी से हो सके। तो देखो, छात्र अध्यापक क्रिया में आप बाजार के बारे में बच्चों को बताती हो अपनी क्लास में। फिर विद्यार्थी क्रियाओं में क्या है कि विद्यार्थी आपकी बात को सुनते हैं, और इसके अलावा आप जो भी बच्चों से क्वेश्चन पूछोगी वो क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखोगी। तो बच्चों से क्वेश्चन जब आप पूछोगी तो बच्चे उसका आंसर भी तो देंगे ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बच्चे ध्यान से सुनते हैं और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आपने शिक्षण बिंदु निर्धारित किया, ठीक है। उसके बाद आपने बच्चों को बाजार के बारे में पढ़ाया, बताया, उसको उसकी परिभाषा दी, क्या होता है बाजार आपने बताया। और साथ के साथ बच्चों ने क्लास में क्या क्रियाएं की, बच्चों ने आपकी बात को सुना और आपने जो प्रश्न पूछा बच्चों ने उसका उत्तर दिया, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद फिर क्या होगा कि जो व्यवहारगत उद्देश्य है, कि हम जो चाहते थे कि हाँ विद्यार्थी बाजार की अवधारणा से परिचित हो सके, तो ये आपका बाजार व्यवहारगत उद्देश्य कहीं ना कहीं पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये व्यवहारगत उद्देश्य इसमें एक बहुत आसान है, जो भी आप शिक्षण बिंदु बनाओ उसी के आधार पर एक व्यवहारगत उद्देश्य बनेगा। अगर मान लो आप यहाँ पे डालते हो लोकतंत्र, ठीक है, तो क्या आएगा, आप यही सिखाना चाहते हो ना कि बच्चा लोकतंत्र को जाने, तो आप यहाँ पे आएगा बच्चा विद्यार्थी लोकतंत्र की अवधारणा से परिचित होते हैं या लोकतंत्र को परिभाषित करने में सक्षम होते हैं। तो आपको यही चीज यहाँ पे, तो इसके लिए आपने क्या क्या किया, इस उद्देश्य को पाने के लिए आपने बच्चों को बताया, ठीक है, उनसे प्रश्न पूछा और बच्चों ने सुना और प्रश्नों का उत्तर दिया। इसके अलावा आप जो भी बच्चों से जो भी श्याम पट पर ब्लैक बोर्ड पे काम करवाते हो आप यहाँ पे लिखें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से हम लेते हैं बाजार के अलग अलग प्रकार। तो मैं अब देखो प्रकार लिया मैंने बाजार के, तो अब मैं व्यवहारगत उद्देश्य क्या है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं बच्चों को बताऊं तो उनको बाजार के अलग अलग प्रकारों के नाम पता चले, क्या होते हैं वो पता चले। तो उस हिसाब से मैंने कक्षा में बच्चों को बाजार के अलग अलग प्रकारों के बारे में बताया कि 3 प्रकार होते हैं, साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकानें, शॉपिंग मॉल, और अदृश्य बाजार भी होते हैं या ऑनलाइन बाजार, ठीक है। तो बाजार के जो प्रकार है मैंने बोर्ड पे भी लिखवाया। इतना कुछ करने के बाद फिर मैंने बच्चों से मैं प्रश्न भी पूछता हूँ कि बाजार के अलग अलग प्रकार कौन से हैं। तो बच्चे मेरी बातों को शुरू में सुनते हैं और मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो मेरा व्यवहारगत उद्देश्य है बाजार के अलग अलग प्रकार स्वरूपों की, मैं चाहता हूं कि जब मैं बच्चों को बताऊं तो बाजार के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन कर सके बच्चे। तो वो मेरा पूरा हो गया कि बच्चों को बाजार के बारे में भी पता चल गया और बच्चे अब बाजार के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग स्वरूप कौन से हैं, साप्ताहिक बाजार हो गया। तो विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की विशेषताओं का वर्णन करने में सक्षम है, क्योंकि इस सक्षम क्यों होते हैं, क्योंकि मैं उनके इसके बारे में उनको बताता भी हूँ, उनसे प्रश्न भी पूछता हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी मैं बताऊंगा तो बच्चों के व्यवहारगत उद्देश्य में और बच्चे मतलब ये चीजें होंगी कि जब भी मैं बताऊंगा बच्चों को कक्षा में तो बच्चा उस चीज का मतलब समझ सके और उसको वर्णन कर सके कि साप्ताहिक बाजार की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो इस तरह से आपको भी करना है। और उसके बाद देखिए मोहल्ले की दुकानें, तो विद्यार्थी मोहल्ले की दुकान के लाभ को बताने में सक्षम है, ठीक है। मैं मोहल्ले की दुकानों के बारे में जो भी बताऊंगा यहाँ पे लिखूंगा, विद्यार्थी सुनते हैं और जो भी मैंने प्रश्न किया, आप जो भी प्रश्न करें आप यहाँ पे लिखें, उसका उत्तर देते हैं। शॉपिंग मॉल, तो इस तरह से हमें प्रस्तुतिकरण में हमें लिखना है। आप अपने शिक्षण बिंदु बनाइए और शिक्षण बिंदु के आधार पर ही क्या बनेंगे, आपके व्यवहारगत उद्देश्य बनेंगे, ठीक है। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हैं, आप बच्चों को बताते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं और बच्चे सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं। इस तरह से आपका उद्देश्य पूरा हो जाता है। अब आता है इसके बाद आखिर में पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न क्या है कि जो भी हमने कक्षा में बताया, तो कक्षा के आखिर में उन प्रश्नों की पुनरावृत्ति करनी है ताकि बच्चों को अध्याय के बारे में और अच्छे से पता चले। तो ये प्रश्न हमें कहाँ से लेने हैं, प्रश्न आपने मूल्यांकन में जो हमने इधर प्रश्न पूछे थे, यही प्रश्न आप पुनरावृत्ति प्रश्न में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे
लिखें पुनरावृत्ति प्रश्न, और यही प्रश्न आप बच्चों से पूछें ताकि अध्याय को और अच्छे से क्लियर हो जाए, उसको और अच्छे से याद कर सकें और अध्याय के बारे में उनको और अच्छे से पता चल सके। तो पुनरावृत्ति जरूर करवानी है। उसके बाद आप गृह कार्य दे दीजिए बच्चों को, उससे संबंधित जो भी देना चाहते हैं, और शिक्षण टिप्पणी आपके शिक्षक आपको देखकर पढ़ाते हुए जो भी टिप्पणी लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे। तो ये शिक्षकों के लिए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एसएसटी का सामाजिक अध्ययन का हम लेसन प्लान किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। सामान्य उद्देश्य में हम क्या लिखें, विशिष्ट उद्देश्य में जो ये उद्देश्य है हम किस तरह से इसको निर्धारित करें, ये उद्देश्य, ये जो शब्द है हमें कहाँ से लेने हैं, हमें ये शब्द लेने हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से लेने हैं, ज्ञानात्मक में ये वाले, बोधात्मक में ये वाले, प्रयोगात्मक में और कौशल में। तो यहीं से हमें अपने उद्देश्य निर्धारित करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको विधियां क्या है, तो विधियां आप आपके सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आप मिल जाएंगे। तो आपको अपने अध्याय के हिसाब से जो विधि ठीक लगे आप यहाँ से इस्तेमाल करें। फिर प्रस्तावना में तो ध्यान रखें कि प्रस्तावना प्रश्न आसान हो, बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित हो, ताकि बच्चे का चैप्टर में धीरे धीरे इंटरेस्ट इसके थ्रू आप डेवलप कर सको। ओके। और प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु जरूर बनाइएगा, ठीक है। उसी हिसाब से आप अपने व्यवहार, बच्चों के व्यवहारगत उद्देश्य निर्धारित कीजिएगा कि जब आप ये बताओगे तो बच्चा क्या सीखेगा। और जो भी आपकी क्रियाएं हैं, जो भी बच्चों की क्रियाएं हैं, श्याम पट पर जो भी लिखवाते हो और जो भी आप क्वेश्चन पूछते हो, तो साथ के साथ बता भी रहे हो और बच्चों से प्रश्न भी पूछ रहे हो, तो साथ के साथ जो कंसेप्ट है क्लियर होता जाएगा बच्चों का, ठीक है। और जो भी आप टीचिंग एड है उसका मिनिएचर आप इसी में लगाओगे, इसी कॉलम में आप लगाओगे, इसी कॉलम में आप लगाओगे, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और पाठ योजनाएं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, आपको ये समझ में आ रही है कि नहीं। कल मैंने इसी पर इंग्लिश में बनाया था और आज मैंने हिंदी में बनाया है, ताकि जो भी दोनों मीडियम के बच्चे हैं उनको किसी तरह की कोई समस्या ना हो, और आप इसको अच्छे से समझ सकें। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या होती है, कोई पॉइंट अभी भी ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके जरूर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।